जय हिंद दोस्तों। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर गुप्त साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं। गुप्त साम्राज्य से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चाहे आप वस्तुनिष्ठ में ले लें या डिस्क्रिप्टिव पार्ट में ले लें। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसको बहुत खूबी समझना भी है और हम कोशिश भी करेंगे कि हम अपने लेवल तक अच्छी तरह से समझा पाएँ आपको। चलिए गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ें थोड़ा सा कि 4वीं शताब्दी ईसा में के प्रारंभ में भारत में कोई भी बड़ा संगठित राज्य अस्तित्व में नहीं था। यद्यपि यहाँ पर कुषाण, शक शासक इनकी 4वीं शताब्दी में उन्होंने शासन तो किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति कमज़ोर होती चली गई। बाद में सातवाहन वंश के शासकों ने भी शासन किया, यानी कुल मिलाकर के कुषाण, शक और सातवाहन इनके शासन के बाद एक राज्य जो उभर कर सामने आया वह था गुप्त साम्राज्य। यानी उस समय की राजनीतिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ तो नहीं थी, लेकिन इस प्रतिकूल स्थिति के बावजूद भी यहाँ पर एक नए राज्य का उद्भव हुआ, साम्राज्य का उद्भव हुआ, उसका नाम था गुप्त साम्राज्य। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम समझते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। मैंने जो नोटिस किया है, आपको इन तमाम बातों को समझना है। क्या है कि कुषाण, शक एवं सातवाहन शासकों की समाप्ति के पश्चात गुप्त राजवंश का उदय हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि गुप्त राजवंश से पहले किन किन शासकों का आना हुआ था, तो वह क्या था? कुषाण, शक और सातवाहन। कुषाण, शक और सातवाहन का यानी यह क्रम से कुषाण, शक और सातवाहन के बाद, इन सब के शासन काल के बाद यानी स्थिति, राजनीतिक स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं थी। इसके बावजूद भी एक जो नए साम्राज्य का उद्भव हुआ वह था गुप्त साम्राज्य यानी गुप्ता एम्पायर। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कुषाणों के पतन के पश्चात उत्तर भारत में अनेक राजतंत्र एवं गणतंत्र, राजतंत्र और गणतंत्र के बारे में हमने पिछले पार्ट में बखूबी समझा दिया है कि राजतंत्र क्या होता है और गणतंत्र क्या होता है। तो इनके पतन, कुषाण के पतन के बाद राजतंत्र का भी उद्भव हुआ और गणतंत्र का भी उद्भव हुआ। मैंने कुछ नाम आपके लिए अंकित कर रखा है। राजतंत्रों में नाम याद रखें: गुप्त, नाग, अभीर, इक्ष्वाकु, ये जो राजतंत्र उभर कर सामने आए। जबकि गणतंत्र में अगर नाम याद रखें, आजुनायन, मालव और लिच्छवी, ये सब जो थे वह गणतंत्र। राजतंत्र भी उभर के सामने आया और गणतंत्र भी उभर के सामने आया। कब? कुषाण शासन के पतन के बाद। अब एक बात और समझिए यहाँ पर कि कुषाण के बाद भारत का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, याद कीजिए, कुषाण के बाद भारत का सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास होता रहा। यानी कुषाण शासन के बाद भी भारत की सामाजिक स्थिति बदलती रही, राजनीतिक स्थिति बदलती रही, धार्मिक स्थिति बदलती रही, साहित्यिक स्थिति बदलती रही और वैज्ञानिक, साथ में तकनीकी विकास होता रहा, जो मुख्यतः गुप्त राजाओं के शासनकाल में ही संभव था। यानी गुप्त राजाओं के शासनकाल से संबंधित है ये तमाम उपलब्धियां या गुप्त शासन के काल के दौरान ही संभव हुआ था। इस तरह से इसको भी हम समझेंगे। अगला पॉइंट याद रखेंगे कि गुप्त वंश का आरंभिक राज्य जो था उत्तर प्रदेश एवं बिहार को माना जाता था, लेकिन मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार में मुख्य स्थान उत्तर प्रदेश को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय गुप्त वंश का जो आरंभिक उद्भव हुआ, उस समय जितने भी अवशेष प्राप्त हुए, चाहे जो कुछ भी स्मारक प्राप्त हुए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले, वह उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं, लेकिन बिहार का भी नाम उसमें शामिल होता है। गुप्त संभवतः वैश्य थे। गुप्त के बारे में अगर देखा जाए तो गुप्त मुख्य रूप से यह क्या थे? वैश्य थे। संभवतः ऐसा अनुमान लगाते हैं, जो कि कुषाणों के सामंत रहा करते थे। कुषाणों के क्या थे? सामंत थे। गुप्त कौन थे? वैश्य थे, जो कुषाणों के सामंत थे। और इसके बारे में और भी जानिए। कुषाणों से जो प्राप्त सैन्य तकनीक, यानी सैन्य तकनीक, सेना के जो क्षमता को बढ़ाने की जो तकनीक यूज किया गया था, और वैवाहिक संबंध, ये जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं, सैन्य तकनीक और वैवाहिक संबंध, जो कि कुषाण से प्राप्त हुआ, गुप्त साम्राज्य के प्रसार के लिए और सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। यानी गुप्त साम्राज्य के विस्तार के लिए या सुदृढ़ीकरण के लिए जो वैवाहिक संबंध थे और सैन्य तकनीक था, बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब एक बात, इन तमाम चीज़ों को समझने से तो मुझे पता चला कि 4वीं सदी के प्रारंभ तक भारत में कोई महत्वपूर्ण राज्य अस्तित्व में नहीं था। जबकि हमने पढ़ा कुषाणों का शासन भी था, शकों का शासन भी था और सातवाहनों का भी शासन था। इन सब के बाद इसकी राजनीतिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। इन तमाम प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद एक नए राजवंश का उदय हुआ, जिसका नाम हुआ गुप्त राजवंश, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि किस तरह से इसकी जानकारी के हम बारे में प्राप्त करते हैं। इसकी जानकारी भारतीय इतिहास में किन किन तथ्यों के आधार पर प्राप्त होती है। वह 3 मुख्य तथ्य हैं। पहला एक साहित्यिक स्रोत है, दूसरा जो है पुरातात्विक स्रोत है,
तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण है। ऐसा हमने पीछे भी पढ़ा है कि गुप्त साम्राज्य के बारे में जो उसके इतिहास की पृष्ठभूमि को समझेंगे उसके लिए हमारे पास स्रोत जो हैं वह 3 हैं मुख्य रूप से। एक तो साहित्यिक स्रोत है, दूसरा पुरातात्विक स्रोत है और तीसरा विदेशी यात्रियों का यात्रा विवरण है। चूँकि हमारे यहाँ यह एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, इन तमाम चीज़ों को पढ़ने से उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। चलते हैं पहली बात साहित्यिक स्रोत की ओर चलते हैं। साहित्यिक स्रोत याद रखिए, साहित्यिक स्रोत यानी हम लोग पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत से किस तरह हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। पहला है कि विशाखदत्त के द्वारा एक नाटक रचना किया गया जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त शासक रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। देवी चंद्रगुप्तम से प्राप्त होती है। अब देवी चंद्रगुप्तम क्या थी? एक नाटक थी जो कि विशाखदत्त द्वारा रचित थी। तो 2 बात याद रखना है, विशाखदत्त के द्वारा रचित नाटक का नाम देवी चंद्रगुप्तम है, जिससे गुप्तकालीन शासक रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगला पॉइंट आता है कालिदास के बारे में। कालिदास बहुत महत्वपूर्ण नाटककार थे, इनकी रचनाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें नाम आता है ऋतु संहार। याद रखिए, ऋतु संहार जो कालिदास की रचना है। कुमार संभवम, आप बिल्कुल याद रखें, कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिसमें ऋतु संहार, कुमार संभवम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम एवं याद रखिए ये सब चीज़ें जो हैं आपको बिल्कुल याद रख लेना है। इसमें आता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास द्वारा नहीं रचित है। तो अगर आप इसको समझेंगे, याद रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप उस प्रश्न को सही सही बना पाएंगे और अपने ज्ञान वर्धन में आपको सहायता मिलेगी। ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूतम और मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब जो रचनाएं हैं वह कालिदास द्वारा रचित है। इन साहित्यिक रचनाओं के आधार पर हम गुप्तकालीन समाज को समझ भी पाए हैं। तथा शूद्रक ने भी एक रचना की है, उसका नाम है मृच्छकटिकम। और वात्सायन द्वारा जो रचना रचित की है वह है कामसूत्र। तो 3 बात याद रखना है, कामसूत्र वात्सायन के द्वारा रचित है, मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा रचित है, और कालिदास ने इतनी सारी रचनाएं रची हैं जिसमें ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, इन तमाम रचनाओं के आधार पर हम साहित्यिक स्रोत इसको मान लेते हैं और इसके हम गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत क्या है? किसी भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने के लिए हमारे पास 3 मुख्य स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का यात्रा विवरण। चलिए हम पुरातात्विक स्रोत को समझेंगे। अब अभिलेख, पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन सी चीज़ आते हैं? अभिलेख आते हैं, सिक्का, स्मारक, अभिलेखों के द्वारा, सिक्कों के द्वारा और स्मारकों के द्वारा जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई है वह सब पुरातात्विक स्रोत में काउंट होती है। यानी अभिलेखों के द्वारा, सिक्कों के द्वारा और स्मारकों के द्वारा गुप्त राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है। याद रखें हम लोग समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो समुद्रगुप्त की है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। आप याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है जो किसके द्वारा रचित है? समुद्रगुप्त के द्वारा रचित है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात याद रख लेना है यहाँ पर कि स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से हूनों के आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हूनों ने जो आक्रमण किया था इसके बारे में जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से प्राप्त होता है। तो स्कंदगुप्त के द्वारा कौन से अभिलेख बनी? भीतरी अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख जो कि स्कंदगुप्त के द्वारा ही है रचित, इसमें जो है यह जानकारी प्राप्त होती है कि सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। इन तमाम चीज़ों की जानकारी कहाँ से मिलती है? इन पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। गुप्तकालीन राजाओं के समय में मुख्यतः जो हम पुरातात्विक स्रोत को समझ रहे हैं तो उसमें सिक्के हैं, स्मारक हैं, अभिलेख हैं, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम सिक्कों की अगर बात कर ले तो गुप्तकालीन राजाओं के समय में सोने के सिक्के भी थे, चांदी के सिक्के भी थे और तांबे के सिक्के भी थे। यानी सिक्के तीनों धातु में उपलब्ध, सोने के भी थे, चांदी के भी थे और तांबे के भी थे। तो सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। यह सीधा सीधा याद रख लेना है, क्योंकि इसे प्रश्न सीधा सीधा ही बनता है
कि सोने के सिक्के को गुप्तकालीन शासन में सोने के सिक्कों को किस नाम से जानते थे, तो था नाम दिनार, याद रखिए। चांदी के सिक्कों को रूपक भी कहा जाता था और कहीं रुपयक भी लिखा होता है, याद रखिएगा, रूपक या रुपयक, है ना, दोनों एक ही चीज़ है। इसको चांदी के सिक्के को रूपक बोला जाता था और तांबे के सिक्के को माशक के नाम से हम जानते थे। तो याद रखिए, गुप्तकालीन शासन में सोने के सिक्के भी उपलब्ध थे, चांदी के सिक्के भी उपलब्ध थे और तांबे के सिक्के भी थे। सोने के सिक्के को दिनार, चांदी के सिक्के को रूपक या रुपयक और तांबे के सिक्के को माशक नाम दिया गया था, याद रखें। इससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक बन सकते हैं, राइट। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा अभिलेख, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा अभिलेख अगर देखें, सबसे बड़ा ढेर अगर देखें तो वह कहाँ मिला था, राजस्थान में, और वह एक जगह है बयाना। याद रखिए, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर यानी सोने के सिक्के जो अधिक मात्रा में वह पाए गए वह कहाँ, राजस्थान में बयाना नामक जगह पे। प्रश्न बनेगा कि सोने के सिक्के का सबसे बड़ा ढेर कहाँ उपलब्ध हुआ था, तो वह कहाँ हुआ था, राजस्थान के बयाना में। मंदिरों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है, इससे जानकारी हमें गुप्तकालीन साम्राज्य के बारे में प्राप्त होती है। वह तिगवा का विष्णु मंदिर, याद रखिए, इससे दो प्रश्न बनेंगे। विष्णु मंदिर, तिगवा में कौन सा मंदिर है, तो विष्णु मंदिर, जो कि गुप्तकालीन शासन को रिप्रेजेंट करता है, जो कहाँ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसको भी याद रखना, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बनता है कि तिगवा का विष्णु मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, तो याद रखेंगे जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा में कौन सा देवी देवता का मंदिर है, तो शिव मंदिर है, वह सतना मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार में पार्वती जी का मंदिर है जो कि पन्ना मध्य प्रदेश में। फिलहाल याद रखिए, मध्य प्रदेश में 3 नाम याद हो गया, कौन कौन, तिगवा का विष्णु मंदिर। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है, ऐसा भी आता है, तो आपको याद होना चाहिए, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार पार्वती मंदिर, ये जो 3 हैं यह तीनों मध्य प्रदेश में है। जबलपुर, सतना, पन्ना, ये तीनों जगह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है ताकि आपके दिमाग में तीनों बात आ जाए कि कौन सा मंदिर है, किस भगवान को समर्पित है और कहाँ अवस्थित है। इसे प्रश्न बनते हैं। भीतर गांव का मंदिर, यह कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह झांसी उत्तर प्रदेश में। यानी उत्तर प्रदेश में 2 हो गए, जो गुप्तकालीन शासनकाल में जो मंदिर थे, जो कि बहुत ही अपनी चरम सीमा पर उसका जो पराकाष्ठा था। तो इस तरह से याद रखें इन तमाम बातों को। जबलपुर, सतना, पन्ना, ये तीनों मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर विष्णु, शिव और पार्वती की मंदिर है। जबकि भीतर गांव का मंदिर कानपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में है। तो मंदिरों के बारे में, इसके बारे में, यानी इन मंदिरों से भी गुप्तकालीन शासन के दौरान जो भी घटनाएं घटित हुई थी उन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखें तो तीसरा कंसेप्ट आता है विदेशी यात्रियों का यात्रा विवरण। तो हमारे यहाँ पहले से भी हमने पढ़ा था कि पुरातात्विक इतिहास को समझने के लिए, चाहे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए, विदेशी यात्रियों का यात्रा विवरण भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसमें भी यही है कि फाहियान, याद रखिएगा, 2 नाम याद रखिए, फाहियान और ह्वेनसांग, 2 नाम याद रख लेना है। ये दोनों विदेशी यात्री थे। याद रखिए, यह चीनी यात्री था। फाहियान के बारे में आप याद रखें, फाहियान कहाँ से आया था, चीन से। यह सीधा प्रश्न बनेगा कि चीनी यात्री था, चीन से आया था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय, यह किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि फाहियान किनके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, और यह एक चीनी यात्री था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और मध्य देश का वर्णन किया था। याद रखिएगा, भारत के बीच वाले हिस्से के बारे में विशेष जानकारी प्रोवाइड किया था। आखिरकार जानकारी वहीं का प्रोवाइड करेगा जहाँ पर वह घूमा होगा, तो मध्य देश के बिचले हिस्से के बारे में जानकारी प्रदान करता है कौन, फाहियान। अब बात करते हैं ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त और नरसिंहगुप्त, वालादित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया है। इसका मतलब इन शासकों के बारे में, कुमारगुप्त के बारे में, बुद्धगुप्त के बारे में, नरसिंहगुप्त के बारे में, वालादित्य के बारे में जानकारी किसने दिया है, ह्वेनसांग ने। यानी इनके शासनकाल के दौरान इनका आगमन हुआ होगा या इनके क्षेत्र में भ्रमण किया होगा, इनके बारे में जानकारी दी होगी। आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किसके द्वारा मिलता है, ह्वेनसांग के द्वारा मिलता है। कुमारगुप्त ने नालंदा बिहार की स्थापना की थी, इसकी जानकारी ह्वेनसांग नहीं देता है। आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी, तो इसकी जानकारी संभवतः इसी से प्राप्त हुई है। इसी जानकारी से हमने इस बारे में कंक्लूड किया है। अब बारी आती है गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में। अब गुप्त काल में जो प्रमुख शासक सामने उभर के आए उसमें नाम आता है पहला श्रीगुप्त का, श्रीगुप्त। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का और कुमारगुप्त का। मैंने इन तमाम के बारे में पढ़ना है आगे,
फिलहाल हम शुरुआत करते हैं श्रीगुप्त से, जो कि संस्थापक भी थे गुप्त साम्राज्य के। याद रखिएगा, श्रीगुप्त को अगर संस्थापक पूछा जाए तो हम श्रीगुप्त का नाम देंगे। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। अब याद कीजिए, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी, तो श्रीगुप्त को कौन थे? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे, जिनको महाराज की उपाधि दी गई थी। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किनको महाराज की उपाधि दी गई? तो नाम याद रखना है, श्रीगुप्त को महाराज की उपाधि धारण दी गई थी। अच्छा, महाराज की उपाधि का मतलब समझ रहे हैं कि जो किसी सामंत के अधीन हुआ करते थे, जो किसी शासक के अधीन हुआ करते थे। तो याद रखिए, ईद सिंह के विवरण से यह जानकारी प्राप्त होती है। ईद सिंह, याद रखिएगा, ईद सिंह के विवरण से, यह भी एक विवरण यात्रा वृत्तांत ही है। ये ईद सिंह के विवरण से जानकारी प्राप्त होती है कि मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया और उसके खर्चे के लिए 24 ग्राम दान दिए गए थे। 24 ग्राम दान दिए गए थे। इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ईद सिंह के द्वारा जो यात्रा विवरण दे रखा है उसमें ईद सिंह के विवरण से यह जानकारी प्राप्त होती है कि मगध में एक मंदिर के निर्माण के लिए और उनके खर्चे के लिए 24 ग्राम दान दे दिए गए थे, ताकि उसके खर्चा का उनके भरण पोषण के लिए उपयुक्त हो पाए। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच, याद रखिएगा, श्रीगुप्त का पुत्र कौन था? घटोत्कच, है ना। इसने शासन को संभाला था, गुप्त वंश का शासक बना। तो श्रीगुप्त का बेटा कौन हो गया? घटोत्कच, है ना। अब इसमें याद रखना है कि समुद्रगुप्त के घटोत्कच के बारे में आप समझ गए कि समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद इन्होंने, उसका पुत्र ने इस पदभार को संभाला था। और स्कंदगुप्त के शुपिया के लेख, जो कि रीवा मध्य प्रदेश में है, इससे गुप्त वंशावली के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। यानी गुप्त वंशावली यानी गुप्त वंश के शासकों का शासन चला, इसकी जानकारी अगर शुरुआत देखें तो किसके द्वारा, किसके समय में हुआ है? घटोत्कच के समय में हुआ है। तो श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासन को संभाला है, और इसी के समय में सुपिया के लेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस तरह गुप्त वंश के शासकों ने धीरे धीरे अपने वंश के लोगों को ही शासन संभालने का मौका दिया था। तो इसकी जानकारी घटोत्कच के समय से ही शुरुआत हुई थी, ऐसा माना गया है। इसे गुप्तों के राजनैतिक, याद रखिए, इसे गुप्तों के राजनैतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यह सब जानकारी इन्हीं से प्राप्त होती है, इन्हीं स्रोतों से प्राप्त होती है, याद रख लेना है। मैंने बताया था गुप्त वंश के गुप्त काल के शासकों के बारे में। जो प्रमुख शासक में नाम आता है, पहला श्रीगुप्त का, उसके बाद चंद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का और कुमारगुप्त का। इन तमाम लोगों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले पार्ट में। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।